नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज मैं आप लोगों के सामने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में न केवल देश के अंदर बल्कि देश के बाहर जो राष्ट्रवादी आंदोलन के संदर्भ में क्रांतिकारी आंदोलन चला था उसी के संदर्भ में बात कर रहा हूं कि भारत से बाहर विदेशों में भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए संघर्ष क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में उभर कर सामने आया था। तो इस परिप्रेक्ष्य में जब हम चर्चा करते हैं तो देखते हैं कि विदेशों में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुआ वो मुख्य रूप से इंग्लैंड, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के साथ साथ कनाडा यानी यूएसए एंड कनाडा के क्षेत्रों में इसके अलावे जर्मनी में भी और अफगानिस्तान में भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन चल पड़ा था। चलिए एक एक करके मैं चर्चा कर रहा हूं और आप वीडियो में इस टॉपिक के संदर्भ लास्ट तक बने रहे और लास्ट तक बने रहने के बाद आपको स्वाभाविक रूप से अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा तो आप इस चैनल को शेयर करते हुए, लाइक करते हुए, कमेंट करते हुए सब्सक्राइब कर लें। चलिए, क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश साम्राज्यवादी सत्ता को कमजोर करने के उद्देश्य से देश के बाहर, जैसा कि पहले हम लोग चर्चा किए थे इससे पहले के एक वीडियो में देश के अंदर में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन की चर्चा किए थे, तो साम्राज्यवादी सत्ता को कमजोर करने के उद्देश्य से देश के भीतर ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी चुनौती देने की रणनीति तैयार की थी। इंग्लैंड में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया। इंग्लैंड में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व प्रदान करने वाले श्यामजी कृष्ण वर्मा और श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में लंदन में भारतीय स्वशासन समिति यानी इंडिया हाउस का गठन किया था। भारतीय स्वशासन समिति, इंडिया हाउस, भारतीय स्वशासन समिति, जिसको वहां इंडिया हाउस कहा जाता था। इंडिया हाउस श्यामजी कृष्ण वर्मा ने 1905 ईस्वी में भारतीय स्वशासन समिति इंडिया हाउस का गठन किया था और इस इंडिया हाउस से इंडियन सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र प्रकाशित किए श्यामजी कृष्ण। इंडियन सोशलिस्ट नामक क्रांतिकारी समाचार पत्रिका प्रकाशित श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। इंडियन सोशलिस्ट समाचार पत्र के माध्यम से भारत के स्वशासन की मांग को लोकप्रिय बनाने एवं क्रांतिकारी राष्ट्रवादी गतिविधियों को तीव्रता प्रदान करने की कोशिश की गई थी। इंडिया हाउस का उद्देश्य, इस इंडिया हाउस का उद्देश्य ब्रिटिश शासन को आतंकित करते हुए स्वराज की प्राप्ति करना था। ब्रिटिश शासन को आतंकित करते हुए यानी हवा पैदा करना है ब्रिटिश शासन को भारतीय युवाओं के संदर्भ में, भारतीय राष्ट्रवादी चेतना के संदर्भ में कि अब भारतीय जाग चुका है और इसके लिए सडनली कोई भी इंसिडेंट करने के लिए तैयार है। तो ब्रिटिश शासन को आतंकित करते हुए स्वराज प्राप्ति करना इस इंडिया हाउस का प्रमुख उद्देश्य था। ब्रिटिश शासन के द्वारा दमन के कारण श्यामजी कृष्ण वर्मा को लंदन छोड़ना पड़ा और लंदन से श्यामजी कृष्ण वर्मा पेरिस चले गए, फ्रांस की राजधानी पेरिस चले गए
और फिर पेरिस से जेनेवा जाने के लिए विवश होना पड़ गया श्यामजी कृष्ण वर्मन को। इंडिया हाउस का कार्यभार श्यामजी कृष्ण वर्मन के छोड़ने के बाद विनायक दामोदर सावरकर यानी बीडी सावरकर ने संभाला था। और बीडी सावरकर ने वही इंडिया हाउस में 1857 की स्वतंत्रता संग्राम नामक एक पुस्तक लिख डाली इंडिया हाउस लंदन में। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष के जो रचना विनायक दामोदर सावरकर ने किया वो लंदन में ही किया था। खैर, मैजनी की आत्मकथा हिंदी और उसको मराठी में अनुवाद भी उन लोगों ने वही किया था। इंडिया हाउस का ही एक सदस्य हुआ करता था मदन लाल धिंगरा। इंडिया हाउस का एक सदस्य था मदन लाल धिंगरा। मदन लाल धिंगरा और मदन लाल धिंगरा ने लंदन में कर्जन वाइली जो भारत सचिव का राजनीतिक सलाहकार हुआ करता था, उस राजनीतिक सलाहकार को 1909 ईस्वी में गोली मारकर हत्या कर दी। मदन लाल धिंगरा ने कर्जन वाइली जो भारत सचिव का पॉलिटिकल एडवाइजर था उसको गोली मारकर 1909 ईस्वी में हत्या कर दी। हत्या करने के बाद कर्जन वाइली हत्याकांड में मदन लाल धिंगरा को फांसी दे दी गई। 13 मार्च 1910 ईस्वी को बीडी सावरकर को नासिक षड्यंत्र केस के तहत गिरफ्तार कर काला पानी की सजा दे दिया गया और काला पानी की सजा उसे पोर्ट ब्लेयर में जो जेल स्थित था सेलुलर जेल वहां भेज दिया गया। तो इस तरह से भारत में स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी चेतना जो उभर कर सामने आई थी, वह क्रांतिकारी राष्ट्रवादी चेतना न केवल भारत में रहा बल्कि भारत से बाहर विदेशों में भी रहा और उसका प्रारंभ सबसे पहले इंग्लैंड से हुआ था, जो श्यामजी कृष्ण वर्मन। अब आइए फ्रांस में जो स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में जो राष्ट्रवादी चेतना के परिप्रेक्ष्य में जो क्रांतिकारी गतिविधियां उत्पन्न हुई थी उस पर चर्चा करें। फ्रांस में पारसी महिला मैडम भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी कामा, भीखाजी कामा, मैडम भीखाजी कामा, जिसे मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है, यानी कि भारतीय क्रांति की मां। मैडम भीखाजी कामा को भारतीय क्रांति की मां या माता, मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन कहा जाता है। तो मैडम भीखाजी कामा फ्रांस में क्रांतिकारी गतिविधियों को नेतृत्व कर रही थी। 1906 ईस्वी में जब श्यामजी कृष्ण वर्मा लंदन से पेरिस की ओर पलायन किए थे, तो पेरिस आने के बाद फ्रांस में क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी आई थी और अगस्त 1907 ईस्वी में मैडम भीखाजी कामा ने कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्टुगार्ट कॉन्फ्रेंस में स्वतंत्र भारत का पहला झंडा फहराया। मैडम भीखाजी कामा ने स्टुगार्ट में स्वतंत्र भारत का पहला झंडा, प्रथम झंडा फहराई थी ये। और स्टुगार्ट में ही मैडम भीखाजी कामा ने वंदे मातरम नामक क्रांतिकारी समाचार पत्र निकाला था। फ्रांस में एसआर राणा भारतीय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति प्रारंभ कर दिया, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने पर फ्रांस और इंग्लैंड में मित्रता हो गई थी। परिणाम स्वरूप
जब दोनों के बीच मित्रता हो गई थी तो दोनों के मिलते ही भारतीय क्रांतिकारी गतिविधियां कमजोर पड़ गई और दोनों शक्ति एक होकर भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के संदर्भ में जो विदेशों में जो खासकर फ्रांस में जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहा था उसको दमन कर दिया गया था। तो इस तरह से न केवल भारत में, न केवल इंग्लैंड में, बल्कि इंग्लैंड के अलावा फ्रांस में भी क्रांतिकारी राष्ट्रवाद उभर कर सामने आया, जिसकी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों पर हम लोग चर्चा करें। अब आते हैं यूएसए एंड कनाडा पर। यहां भी भारतीय स्वतंत्रता के संदर्भ में क्रांतिकारी गतिविधियां कई संदर्भों में उभरते हुए दिखाई देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का प्रारंभ लाला हरदयाल के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। 1907 ईस्वी में अमेरिका के पश्चिमी तट पर निर्वासित जीवन जीने वाले रामनाथ पुरी ने सर्कुलर ए आजादी रामनाथ पुरी ने सर्कुलर ए आजादी के जरिए स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया था। वैंकूवर में तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान, वैंकूवर में तारकनाथ दास, वैंकूवर में तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान नामक पत्रिका निकाली। फ्री हिंदुस्तान नामक पत्रिका निकाली। न केवल गतिविधियों में शामिल था, बल्कि गतिविधि को एक्टिवेट करने के लिए इन लोगों ने कई क्रांतिकारी पत्रिकाओं का भी प्रकाशन किया। जीडी कुमार ने स्वदेश सेवक गृह की स्थापना करते हुए गुरुमुखी लिपि में स्वदेश सेवक संघ नामक पत्रिका निकाली। 1910 ईस्वी में जीडी कुमार ने सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना कर दी और अमेरिका के पश्चिमी तट पर मई 1913 ईस्वी में पोर्टलैंड में हिंदी एसोसिएशन की स्थापना हुई। हिंदी एसोसिएशन की पहली बैठक में भाई परमानंद सिंह, सोहन सिंह भखाना, हरनाम सिंह जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्रांतिकारी नेताओं की उपस्थिति हुई और 1914 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जहां उदारवादी और उग्र राष्ट्रवादियों ने ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति सहयोग की नीति अपनाया, वहीं क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने प्रथम विश्व युद्ध में साम्राज्यवादी सत्ता के प्रति असंतोष की अभिव्यक्ति लेकर आया, जिससे स्वशासन के लक्ष्य की पूर्ति की जा सकी। नवंबर 1913 काफी महत्वपूर्ण महीना है और काफी महत्वपूर्ण साल है। तो नवंबर 1913 ईस्वी में जो प्रथम विश्व युद्ध के पहले की बात हो रही है, चूंकि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होता है और ठीक प्रथम विश्व युद्ध के कुछ दिन पहले सैन फ्रांसिस्को में 1913 सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल, भाई परमानंद, सोहन सिंह भखाना,
स्वर्ण सिंह भखाना, हरनाम सिंह टुंडिलर, हरनाम सिंह टुंडिलर, कांसीराम कांसीराम, इन लोगों ने मिलकर गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में नवंबर 1913 ईस्वी में किया। गदर पार्टी ने 1857 ईस्वी की क्रांति, गदर पार्टी ने 1857 ईस्वी की क्रांति की स्मृति में एक पुस्तक निकाली और उस पुस्तक का नाम था गदर एक गूंज। गदर एक गूंज, गदर एक गूंज। 1857 ईस्वी की क्रांति के स्मृति में एक पुस्तक निकाली जिसका नाम था गदर एक गूंज। और इस गदर एक गूंज का जो शीर्षक था, जो पत्रिका था, और शीर्षक के साथ गदर नामक एक पत्रिका भी निकाली। गदर नामक एक पत्रिका भी निकाली। इस गदर पत्रिका का पहला संस्करण उर्दू में निकला। काफी महत्वपूर्ण बात है कि इस गदर पत्रिका का पहला संस्करण उर्दू में था। दूसरा संस्करण अंग्रेजी में था, इंग्लिश। दूसरा एडिशन इसका इंग्लिश में था। उसके बाद इसका गुरुमुखी लिपि में एडिशन निकलते रहा। गदर एक गूंज कहने का मतलब है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता था कि ब्रिटिश के काले चिट्ठे, ब्रिटिश के काले चिट्ठे। गदर एक गूंज का मतलब ब्रिटिश के काले चिट्ठे। ब्रिटिश के काले चिट्ठे यानी ब्रिटिश के द्वारा जो किया हुआ जो कारनामा था भारतीयों के संदर्भ में, जो भारतीयों को अहित पहुंचाता था, उसी के बारे में ये चर्चा करता था कि किस तरह से ब्रिटिश भारतीयों के लिए अव्यावहारिक कार्य करता है। भारत नहीं, विदेशों में ब्रिटिश विरोधी भावनाओं को बढ़ाने में गदर पत्रिका ने काफी महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इस गदर पार्टी का मुख्य उद्देश्य क्रांतिकारियों की गतिविधियों में सहायता प्रदान करना और भारत को विदेशी दासता से मुक्त कराना था। गदर पार्टी के सदस्यों ने सैन फ्रांसिस्को में ही युगांतर नामक आश्रम की स्थापना की। युगांतर नामक आश्रम की स्थापना की। जबकि कभी कभी प्रश्न पूछता है, युगांतर नामक एक पत्रिका भी था जो अरविंदो घोष ने निकाला था, लेकिन युगांतर आश्रम की स्थापना जो है ये गदर पार्टी के जो सदस्य थे उन लोगों ने निकाला। तो इस तरह से विदेशों में क्रांतिकारी राष्ट्रवादी गतिविधियों को अंजाम भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में भारतीय नेताओं ने प्रारंभ किया था। अब चलिए थोड़ा सा एक और महत्वपूर्ण घटना है इस विदेशों में जो क्रांतिकारी गतिविधियां था, जिसमें कामागाटा मारू प्रकरण काफी महत्वपूर्ण होता है। कामागाटा मारू प्रकरण। गदर आंदोलन के लिए कामागाटू प्रकरण एक उत्प्रेरक का कार्य किया, एक कैटलिस्ट का काम किया। कामागाटा मारू एक जापानी जहाज था। जहाज का नाम है कामागाटा मारू, जिसे कनाडा सरकार के शर्त के अनुसार इसको किराए पर लिया गया था।
और कनाडा सरकार का जो शर्त था, कंटिन्यूअस जर्नी क्लॉज को पूरा करने के लिए सिंगापुर के गुरदीप सिंह ने इसे किराए पर लिया था। यह जहाज दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न भागों में रहने वाले लगभग 376 भारतीयों को लेकर वैंकूवर के लिए रवाना हुए कनाडा की ओर। वैंकूवर ने शोर कमेटी के नेता, वैंकूवर में शोर कमेटी यानी तटीय समिति के नेता हुसैन रहीम, सोहनलाल पाठक, बलवंत सिंह, इन लोगों के प्रयासों के बावजूद कामागाटा मारू जहाज को कनाडा के तट से दूर कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने इस जहाज को सीधे कलकत्ता ले आने का निर्देश दिया है। कलकत्ता में एक बजबज बंदरगाह था, तो बजबज बंदरगाह के पास लाने का निर्देश दिया। कलकत्ता के रास्ते में किसी भी व्यक्ति को उतरने का आदेश नहीं था। जब वापस आ रहा था तो किसी को भी उतरने का आदेश नहीं था, जिस कारण यात्री असहज और काफी कष्ट महसूस किया। कई लोग रास्ते में ही मर गया। इस जहाज को कलकत्ता के नजदीक बजबज बंदरगाह पर रोका गया, जिस पर ब्रिटिश पुलिस ने विद्वेषपूर्ण रवैया अपनाते हुए गोली चलाना प्रारंभ कर दिया, जिसमें 18 यात्री की मृत्यु हो गई और लगभग 220 यात्री घायल हो गए इस घटना में। इसलिए इस घटना को कामागाटा मारू घटना कहा जाता है, जो सितंबर 1914 ईस्वी में घटी थी। सितंबर 1914 कामागाटा मारू प्रकरण, सितंबर 1914 ईस्वी। तो इस तरह से एक जहाज पर भी, कामागाटा मारू जहाज पर भी, जो ब्रिटिश के पुलिस के द्वारा विद्वेषपूर्ण रवैया अपनाते हुए उस जहाज पर भी गोलीबारी करके कई लोगों को मार डाला। खैर, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, सशस्त्र विद्रोह की योजना की भी बात कर, आर्म्स रिवॉल्ट की बात करते हैं। सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र सेना विद्रोह। सितंबर 2014 के कामागाटा मारू प्रकरण और प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ से प्रेरित होकर क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने विदेशी क्रांतिकारियों के सहयोग से एक व्यापक क्रांतिकारी योजना तैयार की। और इस व्यापक क्रांतिकारी योजना के तहत 21 फरवरी 1915 को सैनिकों के सहयोग से गदर क्रांतिकारियों के द्वारा फिरोजपुर एवं रावलपिंडी के साथ साथ लाहौर में सशस्त्र विद्रोह किया गया। और विद्रोह करते हुए पेशावर से चिटगांव, पेशावर पाकिस्तान में है और चिटगांव अभी बांग्लादेश में, तो पेशावर से चिटगांव तक कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों पर हमला करने की योजना बनाई। लेकिन इस हमला की योजना की सूचना लीक हो गया। स्वाभाविक है, जैसा कि आजकल देखते हैं कि भारत में हर चीज लीक हो जाता है। यूजीसी, नीट, ना जाने और कौन कौन सा आयोग, कमीशन की क्या क्या योजनाएं और क्या क्या क्वेश्चन लीक हो जाती है, ये कल्पना से परे है। और उस समय की तो बात ही और है, जब अभी के लोग इतने समझदार होकर लीक कर लेते हैं। उस समय के लोग तो इससे कहीं ज्यादा समझदार थे, तभी तो स्वतंत्रता हम लोगों को दिलाए है। तो उस योजना को लीक, भारत में हर चीज लीक हो जाता है ना। केवल यही होता है, तो कभी बांध टूट जाता है, कहता पानी लीक हो गया, तो क्वेश्चन लीक हो जाता है ना। सीसीटीवी कैमरा भी पता नहीं चल पाता है, पान की दुकान पर सीसीटीवी कैमरा लीक योजना को बता देता है। लेकिन खैर,
तो इस तरह से जो योजनाएं बनाई थी भारतीय क्रांतिकारियों ने, वो योजना लीक हो जाने के कारण इसके सदस्य को, यानी सेनाओं के सदस्य को जो है सो ब्रिटिश सरकार ने विशेष रूप से भारत रक्षा अधिनियम लाया और उस तरह से उस क्रांतिकारी सशस्त्र विद्रोह को रोकने में सफल हो गया। और इसीलिए भारत रक्षा अधिनियम 1915 के तहत कई क्रांतिकारियों को दमन कर दिया। खैर, परिस्थितियां बदलते रहती है, सत्ता पक्ष है, साम्राज्यवादी शक्ति है, और साम्राज्यवादी शक्ति के विपरीत प्रतिक्रिया में जब राष्ट्रवादी आंदोलन चलता है तो उस योजना को दबाने के लिए कई महत्वपूर्ण हथकंडों को अपनाया जाता है। अब आते हैं जर्मन आयोग की बात। जर्मन आयोग 1915, जर्मन आयोग 1915। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड और जर्मनी के बीच हुए संघर्षों के संदर्भ में भारतीय क्रांतिकारियों ने जर्मनी को अपना केंद्र बनाया। गदर पार्टी पर प्रतिबंध लगने के बाद लाला हरदयाल और उनके साथियों ने अमेरिका छोड़कर जर्मनी को अपना केंद्र बना लिया। बारिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय बर्लिन को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया। वारेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, लाला हरदयाल, भूपेंद्र नाथ दत्त, इन लोगों ने मिलकर जर्मन विदेश विभाग के सहयोग से और कथाकथित जर्मन योजना के तहत इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी का गठन किया। इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी का गठन न केवल भारतीय क्रांतिकारियों बल्कि जर्मनी के जो विदेश विभाग है उनके साथ एक गुप्त योजना बनाई। चूंकि जर्मनी और इंग्लैंड दोनों प्रथम विश्व युद्ध में अलग अलग ध्रुव पर खड़ा था, तो जर्मनी का सहयोग प्राप्त करना चाहता था ब्रिटिश के खिलाफ। कहा भी जाता है कि दुश्मनों का दुश्मन दोस्त। तो ब्रिटिश भारतीय क्रांतिकारियों का दुश्मन है और ब्रिटिश का दुश्मन जर्मनी है, इसलिए जर्मनी को दोस्त के रूप में स्वीकार करते हुए क्रांतिकारियों ने उससे अपेक्षित सहयोग लेते हुए जर्मन प्लान बनाया था। लेकिन जर्मन प्लान की सूचना फिर लीक हो गई। जैसे कि सशस्त्र सेना विद्रोह हुआ भारतीयों के क्रांतिकारियों को लेकर, तो उसी तरह से जर्मन प्लान भी, ये आयोग ने इसको योजना कह देते हैं, जर्मन योजना प्लान। जर्मन प्लान की सूचना लीक हो जाने पर यह योजना असफल हो गई। तो इस तरह से जर्मन योजना भी क्रांतिकारियों के अथक प्रयास के बावजूद भी असफल हो गई। खैर, प्रक्रिया चलती रही। असफलता के बाद सफलता मिलना स्वाभाविक है और मिलता भी है। उसके बाद सफलता का स्वाद का मजा कुछ और होता है। संघर्ष के बाद जो परिणाम सकारात्मक मिलता है वो काफी मजेदार होता है। अब आते हैं अफगानिस्तान पर। पश्चिमोत्तर भारत, जो संयुक्त भारत उसमें हुआ करता, तो उसका पश्चिमोत्तर क्षेत्र में अफगानिस्तान था। उधर अफगानिस्तान में 1915 ईस्वी में अफगानिस्तान में 1915 ईस्वी में राजा महेंद्र ने बरकतुल्ला और अहमदुल्ला सिंधी के प्रयासों से काबुल में भारत का प्रथम और स्वतंत्र और अस्थायी सरकार की स्थापना कर डाली, जिसमें राजा महेंद्र राष्ट्रपति बना था। राजा महेंद्र ये राष्ट्रपति, जो अस्थायी सरकार बना था उसमें राष्ट्रपति बना, और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री। तो इस तरह से वहां के राजा ने विद्रोह करते हुए बरकतुल्ला और अहमदुल्ला सिंधी के प्रयासों से
काबुल में भारत का प्रथम एवं स्वतंत्र और अस्थायी सरकार की स्थापना क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में किया। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने न केवल भारत में जो हो रहे थे राष्ट्रवादी क्रांतिकारी आंदोलन की चर्चा में पिछले वीडियो में किया, और आज के इस वीडियो में विदेशों में क्रांतिकारी आंदोलन का रूपरेखा और उस पर विशद चर्चा किया, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसए, कनाडा, जर्मनी, अफगानिस्तान, इन सारे क्षेत्रों में भी भारत के नेताओं के द्वारा, भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा क्रांतिकारी आंदोलन की गतिविधियों को अंजाम दिया, और उससे संबंधित विभिन्न प्रकार के संगठन, विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिकाओं को प्रकाशित करते हुए एक कैटलिस्ट का काम करने का प्रयास भारतीय क्रांतिकारियों ने किया था। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को समझना बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करते हुए सब्सक्राइब। धन्यवाद।